everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आज जो हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज़ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. सो ये वाली वो बुक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी बच्चे हरियाणा से या फिर दिल्ली से बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम उसमें इस पर्टिकुलर बुक की बात करने वाले हैं जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. ये फर्स्ट ईयर की बुक है और ये पेपर 1 की बुक है. मतलब आपके पेपर 1 पेपर 2 ऐसे 5 पेपर्स होते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो उसमें से ये पेपर 1 की बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम कुछ चैप्टर तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर लेने वाले हैं कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है. और वेटेज की बात तो नहीं है, मतलब मैं आपको एक दो पॉइंट्स बता दूंगी कि क्या करना होता है. सबसे पहले जितना हो सकेगा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें. ऐसा मेरे टीचर्स ने कहा है कि आप जितना हो सके अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग का इस्तेमाल, मतलब सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें. आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको टाइम को बहुत जल्दी से मैनेज करना होता है. एंड ऐसा कहा जाता है कि आप कम से कम 5 to 6 पेजेस इतना कुछ लिख कर आइए, एक अगर बड़ा वाला क्वेश्चन है तो ठीक है. इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो आप उनमें अगर डायग्राम हो सके, अगर होता है तो आप बनाकर आ जाइए. ये अच्छी चीज़ होती है. इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी सबसे डिफरेंट लगेगी. इवन मैं अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि एक बार मुझे, मैं अपनी किस्सा बताती हूँ, एक बार मुझे 12th में ही ह्यूमैनिटीज़ ली थी मैंने. तो उसके अंदर मुझे मैंने सिर्फ इतना लिखा था, मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, बिकॉज एक टॉपिक था पॉलिटिकल साइंस में. तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर उस टॉपिक के अंदर मैम ने मुझे गुड दिया था सिंपल इतना लिखने के लिए, जैसे इंदिरा बनाम मोरारजी या इंदिरा गांधी वर्सेस मोरारजी देसाई, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली थी कि इनके बीच में स्प्लिट क्यों हुआ था या इन्हीं की वजह से कांग्रेस क्यों स्प्लिट हुई थी 1969 के टाइम पे जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे. हालांकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आपकी जो बुक है, आप सॉरी आपका जो बुकलेट है, जो आपको आंसर शीट होता है, वो आपका सबसे डिफरेंट होना चाहिए. सबसे डिफरेंट होना चाहिए. क्यों डिफरेंट होना चाहिए? क्योंकि आप उसमें डायग्राम्स बना सकते हैं. वो कोशिश करें तो आप कुछ ऐसा लिख पाएँ जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप कुछ ऐसा हाईलाइट करें तो वो आपके पेपर को और ज़्यादा अच्छा बनाता है. क्योंकि सबको पता है कि सब बच्चों ने वही सेम चीज़ लिखी होंगी. थ्योरी तो देखो चेंज नहीं हो सकती, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्चुअल ऐड कर सकते हो ना, तो वो बेनिफिशियल होता है. क्योंकि जो आपका आंसर शीट चेकर होता है वो ऐसा तो हमारे दिमाग में है कि वो जल्दी जल्दी से कर देते हैं, बट कुछ तो यूनिकनेस आप उनको आपके पेपर में ज़रूर दिखाई देगी. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. और दूसरा, जितना हो सके चीज़ों को लिख करके आइए. जब क्रिस्प बोला है, ब्रीफ बोला है, तो ब्रीफ लिखना है. जब ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए बोला है तो आपको इलेबोरेट करना है. इवन ब्रीफ वाले में भी 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दीजिए तो वो और ज़्यादा बेनिफिट देता है. तो सबसे पहला इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, आपको ऐसे तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उल्टा दिखता है. तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है. डिफरेंट स्टेजेस का मतलब ये है कि एक सेकेंड, हाँ, डिफरेंट स्टेजेस का मतलब क्या है? डिफरेंट स्टेजेस का मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के एडोलसेंस तक उसमें कितने सारे बदलाव आते हैं, कितनी स्टेजेस से होके गुजरता है. तो आपको पता है इन्फेंसी स्टेज होती है. इन्फेंसी से पहले जिसको हम कहते हैं प्री बर्थ, यानी कि प्री नाटल एज कहते हैं. तो प्री नाटल से लेकर के आपका इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड. इन्फेंसी मतलब जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, उसके बाद बाल्यावस्था आती है जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, जो 2 से 12 साल का टाइम पीरियड होता है. उसके बीच को और डिवाइड किया हुआ, जैसे अर्ली चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, और उसके बाद एक लेटर चाइल्डहुड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेटर को अब हिंदी में मैं भूल गई, पर लेटर चाइल्डहुड होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है. उसके बाद आपका एडोलसेंस का पीरियड आता है. और यूएनओ के अकॉर्डिंग हाँ क्या बोला जाता है कि 10 से 19 साल का जो बच्चा होगा उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एडोलसेंस कहते हैं, राइट. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर कि डिफरेंट स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है. जैसे बाल्यावस्था में कैसे डेवलपमेंट होता है, बाल्यावस्था में, सॉरी वो मेरी डॉग है ना, तो उसको हमने एक वो कुछ घुंघरू वाला वो मिनियन का कुछ पहनाया हुआ है, तो जब वो उसको खुजली होती है तो बहुत तेज़ से आवाज़ आती है. हाँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं सबसे पहले कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है. आप डिस्क्राइब कीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब कीजिए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, उसके बीच के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, उनको बताइए। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ग्रोथ जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है, पर वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, हमेशा चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो इनको हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, पर अभी नहीं। तो मैं अभी तो ओवरव्यू दे रही हूँ, बहुत आसान है। मतलब एक और चीज़ है जो मुझे शेयर करनी है, वो ये है कि यदि आपने इन बुक्स को अच्छे से कर लिया, तो अगर जैसे कि मेरा है, तो मेरा जो डीएलएड है वो कंप्लीट है। अब ये वाला कोर्स जो है चल रहा था, तो इसके अंदर क्या है कि अब ये वाली चीज़ें भी, ये वाली बुक्स भी मुझे किस में काम आएंगी, DSSB में काम आएंगी, पीआरटी में अगर हो जाता है तो उसके अंदर काम आएंगी, या फिर आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब सीडीपी वाले सेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि कुछ अनोखे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से एक्स्ट्रा निकल कर आ गए हैं, आपको लगता है कि आपने कभी नहीं पढ़े और इनसे क्वेश्चन आ सकता है, आप उनको एक्स्ट्राज में लिख लिए, जो एक रजिस्टर बनाइए उसके अंदर लिख लीजिए, वो बहुत काम का है, वो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है। सो डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंशिएट है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जीन पियाजे के बारे में पूछा हुआ है, मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमेशा ही पूछा है, तो जीन पियाजे के जो थ्योरी है उनके बारे में पूछा है। ठीक है। और इसके अलावा कोलबर्ग के बारे में पूछा, उनका मॉरल डेवलपमेंट, एरिक्सन के बारे में पूछा है। हालांकि एरिक एरिक्सन मैं करवा चुकी हूँ, तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, क्योंकि मोर और लेस चीज़ें सेम है, और कुछ चीज़ें मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। मतलब मैं इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि हम अभी नए टॉपिक्स को लेना चाहते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो, उन टॉपिक्स को लेना चाहते हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के हिसाब से आ सकता है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, उन दोनों में डिफरेंस होता है। पेरेंटिंग का मतलब है, पेरेंटिंग में आप ना किसी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं आप उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, और आप उनको अपने गुण सिखाते हैं। मतलब पेरेंटिंग इज क्या का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स के गुण हैं, पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो परवरिश, जो संस्कार वो देते हैं, वो बच्चों में आते हैं, दैट इज पेरेंटिंग। बट चाइल्ड रेयरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटिंग, दैट इज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक होता है परवरिश, दैट इज पेरेंटिंग, एक होता है चाइल्ड रियरिंग, दैट इज पालन पोषण। तो पालन पोषण ना कोई भी कर सकता है, पालन पोषण आपके दादा दादी भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके पापा जो थे वो बिहार में, उनका एक शॉप था, उनकी मम्मी और वो अंकल जो हैं वो दोनों वहीं पर, मतलब उनकी वाइफ एंड अंकल वहीं पर ही रह करके अपना काम करते थे। दादाजी की दिल्ली में जॉब लगी हुई थी, तो बच्चों को दिल्ली भेजा था पढ़ाने के लिए, और चाचा भी रहते थे, तो बच्चे हो गए और दादाजी उनका ख्याल रखते थे, दादी। तो ये चाइल्ड रियरिंग है, दैट इज बच्चे को पालना। तो बच्चे को पालना, खिलाना, उनको पोषण देना, दैट इज चाइल्ड रियरिंग। बट पेरेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड रियरिंग, बिकॉज चाइल्ड रियरिंग कोई भी कर सकता है, आपका पालन पोषण कोई भी कर सकता है, राइट। सो ये है। इसके अलावा एक असाइनमेंट मिला था मुझे, वो था चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मीडिया का। तो क्या आप इस बारे में नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हो भाई। मीडिया है, टेलीविजन है, सॉन्ग है, कितनी सारी चीज़ें हैं, बच्चों के ऊपर उसका खूब प्रभाव पड़ता है। एडोलसेंस के ऊपर तो ज़रूर से पड़ता है, वो किसी को भी अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, वो कुछ भी देखते हैं। क्यों A-rated फिल्म जो है वो बच्चों को 18+ वालों को नहीं दिखानी चाहिए, लाइक एनिमल हो गया, कबीर सिंह जैसी मूवीज़ हो गई, या फिर और A-rated जितनी भी मूवीज़ हैं वो बच्चों को क्यों नहीं दिखानी चाहिए? बिकॉज इट कंटेन्स वायलेंस, उसके अंदर वायलेंस होता है, दैट इज़ द मेन रीज़न। मीडिया का गलत प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है, लेकिन अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उनमें थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन उनको बहुत अच्छे से पता चलती है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस वॉज यूनिट 1, दैट्स इट। इतनी सी थी यूनिट 1, सिर्फ यूनिट 1 में यही है। एक और चीज़ है कि आप जस्टिफाई करिए कि हम जो हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं, हम लोग वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का परिणाम है। ठीक है। यानी कि वातावरण, जिस वातावरण में हम लोग पले बड़े हैं, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। कोई बच्चा अगर उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा बहुत अच्छा करता है। सो ये जस्टिफाई करने के लिए आता है। बस इतना सा यूनिट 1 है। सोचो, ये अभी तो नहीं दिख रहा होगा आपको वैसे तो, बट दिस इज़ यूनिट 1। ये और ये यहाँ पर ही ख़त्म है। बहुत छोटा सा यूनिट है, यहाँ से यूनिट 2 शुरू हो रहा है। बहुत छोटा सा, इतना सा यूनिट है। मैंने अभी फर्स्ट यूनिट प्रिपेयर किया है, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आना ही है, चाहे कुछ कह लो, आना ही है वो। इसके अलावा सेकेंड यूनिट जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, बट उसमें मैं अभी बात नहीं करूँगी उसके बारे में, क्योंकि मुझे बात करनी है मेनली यूनिट 4 के बारे में। जो ये यूनिट 4 है, नहीं दिख रहा होगा ना, बट ये यूनिट 4 है। ये यूनिट 4 के अंदर जो टॉपिक है दैट इज़ डिप्राइवेशन एंड डिप्राइव चिल्ड्रन।
डिप्राइवेशन का मतलब होता है वो बच्चे जिनको चीज़ों से पहले डिप्राइव रखा हुआ है, जैसे पोषण नहीं है, खाने पीने की चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं, वो उनके पास अच्छा पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, स्कूल नहीं जा पाते, दैट इज़ वो उन बच्चों को सोशली डिप्राइव कहते हैं, यानी कि अपवंचन लिखा हुआ है इसमें, और वंचित बच्चे जो डिप्राइव चिल्ड्रन हैं, ठीक है। इसके अलावा मेजर्स फॉर देयर एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन, उनके समायोजन, उनको कैसे आप मेन स्ट्रीम में बाकी बच्चों के साथ कैसे लेकर आओगे, ये सबसे टफेस्ट काम है, ठीक है। टफेस्ट टास्क यही है कि इन बच्चों को कैसे इन सबसे दूर आप उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आओगे। तो इसके ऊपर जो टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसमें टॉपिक है पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज पॉवर्टी का, निर्धनता का, गरीबी का बच्चों पे क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत आसान टॉपिक है ये वैसे, कि गरीबी की वजह से, देखो गरीबी है दैट मीन्स पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खाना भी नहीं खिला पाओगे, पैसे नहीं, खाना नहीं खिला पाओगे। इसके अलावा हंगर है ना, अरे एक सेकेंड, हंगर का प्रॉब्लम है, हंगर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो वैसे मैं समझाऊंगी, बट मैं ऐसे लिखने के लिए बता रही हूँ कि हंगर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बच्चों को स्कूलिंग नहीं हो पाएगी, बच्चों की स्कूलिंग नहीं हो पाएगी, बच्चे लिटरेट नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ रीजंस होते हैं पॉवर्टी के। एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फ्लो ऑफ आइडियाज़, पीपल एंड कमोडिटीज़, बहुत सारी चीज़ों का फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन में। उसका असर बच्चों पे क्या पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमें नया कल्चर जानने को, समझने को मिल रहा है, जैसे कि BTS है ना, BTS कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है, और पता नहीं, बट कुछ एक सर्टन एज तक आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा क्या क्या चीज़ें आ रही, कोई पॉप म्यूज़िक आ रहा है नहीं, बट ये बाकी बच्चों में फेमस है बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बच्चे बस ऐसे BTS ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। पर ठीक है, इट्स ओके कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसके प्रति अपना व्यवहार भी दिखा सकते हो, ना बिहेव कर सकते हो उस तरीके से। तो बच्चों के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर पॉवर्टी का और ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ता है, स्ट्रेस क्या होता है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है आजकल का, स्ट्रेस क्या है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस किन चीज़ों से होता है, हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस, आप स्ट्रेस से कैसे कोप अप करोगे। इसके अलावा एडोलसेंस के उनके टाइम पीरियड में स्ट्रेस किस तरीके से होता है, एंड टीचर का क्या रोल है इन मैनेजमेंट ऑफ दिस स्ट्रेस। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन के अराउंड है। इन पे ना छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, देखो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस है, मार्जिनलाइजेशन है, ये सारे शॉर्ट टॉपिक्स बनेंगे, वो जो आते नहीं है 4, उनमें से 2-3 लिखने होते हैं या कुछ इस तरीके का। तो मार्जिनलाइजेशन उसमें है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है क्या, मार्जिनलाइजेशन को हिंदी में नहीं लिखा हुआ है क्या, सीमांतक कह रहे हैं, बट मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है जिन बच्चों को आपने बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया हो, तो उनके बारे में है ये मार्जिनलाइजेशन के बारे में, ठीक है। फिर आता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें अर्बनाइजेशन के अंदर, एंड साथ ही साथ आपका चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंटली करने हैं। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंटली करने थे। अच्छा, वो स्क्रीन चला गया था, एक्चुअली मुझे कुछ काम था। तो बस यही है कि इसके बारे में हमने बस यही पढ़ा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और ये हमारे पास वही वाली बुक है, कौन सी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। तो इसके अंदर वही एग्रेशन है, आगे पढ़ोगे आप, बुलिंग है, उन सब के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। टीचर का क्या एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों से, और ये सारी चीज़ें। और इसका जो 3rd यूनिट है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो 3rd यूनिट है इट इज़ रिलेटेड टू सम थ्योरीज, जैसे कि पावलोव की थ्योरी क्या है, ठीक है। पावलोव की थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, इसमें स्किनर की थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। एक तो पावलोव की थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, पावलोव की थ्योरी के बारे में पढ़ोगे आप, स्किनर, BF स्किनर ने क्या थ्योरी दी है उसके बारे में पढ़ोगे, कोहलर इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में पढ़ोगे, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया है, स्किनर, BF स्किनर ने क्या दिया है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल जो कंडीशनिंग होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इन्होंने दी है, इंस्ट्रूमेंटल, या फिर आप वो कह सकते हैं। तो ये वाली थ्योरीज आपको पढ़नी है, पावलोव की, कोहलर की, एंड थोड़ा इसके अंदर ट्रायल एंड एरर के बारे में भी है, ट्रायल एंड एरर EL थॉर्नडाइक ने दिया है, उनकी थ्योरीज हमें पढ़नी है मेनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसा प्रोसेस है, बस ये सब चीज़ें हैं। तो आप इन सब के बारे में पढ़ोगे, मतलब ये एक तरीके से एक नोटिफिकेशन काइंड ऑफ वीडियो समझ लो कि हम आगे क्या करने वाले हैं अब। तो ये मैं आपको लास्ट ही दोबारा बता देती हूँ कि हम पेपर 1 का, अभी तो फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि मैं ये पेपर 1 की जो किताब है
इसके जो टॉपिक्स हैं मैं केवल और केवल फिलहाल अभी वही करवाऊँ आपको, जिसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो चैप्टर 4 होगा। चैप्टर 4 जिसमें हम डिप्राइवेशन की बात करेंगे, और आधा तो मैंने उसको प्रिपेयर कर भी लिया है वीडियो, आधी वीडियो अभी थोड़े टाइम में मुझे करनी है। एंड फर्स्ट चैप्टर ट्रस्ट मी बहुत ईजी है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड डिफरेंट स्टेजेस, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सेकेंड यूनिट भी आसान लगेगी आपको। थर्ड यूनिट के अंदर बस थोड़ी थ्योरीज हैं, वो हमें कवर करनी है, जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, BF स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, वो डॉग वाला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। BF स्किनर के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है बहुत सारे। EL थॉर्नडाइक ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे कि पढ़ने का क्या क्या सिद्धांत होता है, कैसे ट्रायल एंड एरर से आप चीज़ों को सीख सकते हो। कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग में वो बनाना एंड सुल्तान के बारे में पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो वो छोटी छोटी सी थ्योरी है जो पढ़ना ज़रूरी है, जो BEd में भी हेल्प करेगा आपको। मैं आपको लास्टली फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आप ये एज अ BEd स्टूडेंट देख रहे हो फर्स्ट ईयर, तो वो भी अब सही है। अगर आपने DLEd किया हुआ है, या आप DLEd कर रहे हैं, या JBT जिसको हम कहते हैं वो सब कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आप PRT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB का, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ये टॉपिक्स वगैरह जितने भी हैं, क्योंकि इससे क्या है, आपको क्लैरिटी होगी। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ उस चीज़ के बारे में। पावलोव हो गया, DSSB, PRT, ये सब पूछा जाता है। DLEd वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, एंड NTT जो कोर्स कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज उसमें भी बात होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की ही, ठीक है। तो ये सब आपको हेल्प करेगा, चाहे आप केवी का प्रिपरेशन करें, मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बल्कि आपको तो पूरे कोर्स का वीडियो देख लेना चाहिए, उसमें बहुत सारे अन्य अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्फनेजेस है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं। जैसे अभी जो मैं वीडियो अभी मैं बना रही थी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो बच्चे क्रच में होते हैं, तो क्रच मतलब कितने समय के बच्चों को, कितने साल के बच्चों को या महीने के बच्चों को क्रच में डाल सकते हो आप। उससे पहले नहीं डाल सकते, उसके बाद ही डाल पाओगे, मतलब उस एज में ही डाल सकते हो आप उनको क्रच में। दूसरा, जो रजिस्टर्ड क्रच नहीं है वो कितने समय तक के लिए खुले रहेंगे। तो ये क्वेश्चन DSSB PRT के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपके उसमें आ सकते हैं, NTT के पेपर्स में आ सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। बट उससे पहले आप एक बार वो टर्न टेकिंग वाली वीडियो ज़रूर देखना, टर्न टेकिंग के भी आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं, वो भी आपको पता चलेगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और उसके बाद ये सीरीज़ आप ज़रूर देखना, ये आपको बेनिफिट देगी BEd में भी, DLEd में भी, और बाकी जो भी अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें भी धीरे धीरे करके हम बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। बाय बाय। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।